अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9th क्लास जो न्यू सिलेबस है हमारे पास, हम उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जबकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसका टॉपिक आइसोटॉप्स एंड देयर मैसेज और साथ ही हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में देखा था। आज हम उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहाँ कहाँ पर हमारी डेली लाइफ में हम इसको यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ये भी मैंने एक पॉइंट के फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करूंगी। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप सबसे पहले वो किसमें करेगा, मेडिकल फील्ड के अंदर इसको डिस्कस करेगा कि हमारी मेडिकल फील्ड में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर यूज देम टू डायग्नोज डिजीज बाय इंजेक्टिंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। क्या होता है, डॉक्टर है, उसने अगर किसी भी डिजीज को डायग्नोज करना है, उसने पहचाना है, किसी को डिजीज को रिकॉग्नाइज करना है, देखना है, तो वो क्या करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड है, जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड है, स्मॉल अमाउंट में बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो उसके थ्रू उसको वो क्या करता है, उस डिजीज को डायग्नोज करने में उसको हेल्प होती है, वो डिजीज को डायग्नोज कर सकता है उसकी फ्लूइड से। तो उसके एग्जांपल में उसने दिया हुआ है टेक्नीशियम 99M is used for diagnostic imaging across human organs like brain, lungs। अब देखिए, कोई भी डिजीज है ब्रेन में और लंग्स में, कुछ भी है, इस तरह से हमने इस डिजीज को डायग्नोज करना है तो हम टेक्नीशियम 99 का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो ये हमें उन ऑर्गन्स में जहाँ पे डिजीज होगी वहां पे उसको डायग्नोज करने में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। हमें बताता है कि इस जगह पे इस पर्सन में, इस जगह पे, इस ऑर्गन में, इस प्लेस पे जाके डिजीज है या कोई मसला है या कोई प्लॉटिंग या कुछ भी है, तो वो हमें इसकी मदद से वो हमें जाके बताता है और डॉक्टर्स को फाइंड करना इजी हो जाता है। तो हम टेक्नीशियम 99 इसको ऑर्गन्स में डिजीज है कोई, तो उसको डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि उसके अलावा भी और भी बहुत से यूज होते हैं आइसोटॉप, जैसे आयोडीन का आइसोटॉप यूज होता है, वो थायराइड आपके जो हार्मोन है उसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। तो हर एक चीज के लिए डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, हर चीज को डायग्नोज करने के लिए, हर चीज के लिए, तो उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट उसने इसकी एप्लीकेशन डिस्कस की है रेडियो कार्बन डेटिंग। पहले उसने मेडिकल फील्ड में की थी, दूसरी उसने रेडियो कार्बन डेटिंग की है। रेडियो कार्बन डेटिंग आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हमने कार्बन का आइसोटॉप यूज करना है। कार्बन का एक ही आइसोटॉप है जो कि रेडियो एक्टिव, को मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि वो है कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो आप क्या करेंगे, यूज टू फाइंडिंग एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। आप किसी भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड करने में इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट यानी कोई तारीख में, कोई बहुत पुराने वक्त में कोई भी चीज है तो हमें वो मिली है, हम उसकी एज फाइंड करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है या कितनी देर हो गई है उस चीज को, या कोई चीज इस तरह हमें मिली है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, उसे डेड हुए कितना टाइम हो गया है, हम उसकी एज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं इसको एज को फाइंड करने में विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन 14। ठीक है, इसमें क्या हम करते हैं, इन दिस मेथड मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेड प्लांट है, कोई एनिमल है, हम उसमें कार्बन 14 की अमाउंट को चेक करते हैं। जितना पुराना वो होगा, डेड होगा प्लांट और एनिमल, कोई जितनी भी वो पुरानी चीज होगी, उसमें कार्बन 14 की जो अमाउंट होगी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो डिके, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है उसमें, तो वो उसके बाद वो क्या होती है, उसकी अमाउंट कम होती जाती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने उसकी एज फाइंड करनी है तो हम उसकी कार्बन की अमाउंट को चेक करते हैं। जितनी वो पुरानी चीज होती है, कार्बन की अमाउंट क्या होती है, उतनी ही लेस होती है। तो इसमें क्या लिखा है, इन सैंपल ऑफ अ डेड प्लांट और एनिमल, हम डेड प्लांट और एनिमल का वो सैंपल लेंगे, उसमें कार्बन 14 की वो अमाउंट चेक करेंगे और देखेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम उसकी एज का अंदाजा लगाएंगे। द ओल्डर द सैंपल, जितना पुराना सैंपल होगा, लेस द कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड, उतनी ही कम कार्बन 14 हमें उसमें मिलेगी, तो हम उसकी एज का अंदाजा
लगा सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर ही किसी देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह भी इस चीज का अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा पर्सन है, उसको डेड हुए कितना टाइम हो गया या किस तरह से वो भी इसी तरह से अंदाजा लगाते हैं। वो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन के अमाउंट को भी चेक करते हैं। दूसरी कोई भी इस तरह की कोई हमारे अमाउंट बॉडी में कोई चीज प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट उसकी पीछे रह गई और कितनी अमाउंट उसकी होनी चाहिए थी, कितनी है। तो उसके हिसाब से उनको अंदाजा होता है कि ये इतना टाइम हो गया, फलां पर्सन को डेड हुए, फलां एनिमल को डेड हुए इतना टाइम हो गया। तो इस चीज को हम यूज करते हैं एज फाइंडिंग में, एज डिटेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। हम क्या करते हैं, मेटल्स की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए भी इसको आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी आइसोटोप हम लेते हैं, हमने उसको उसकी मदद से हम देखते हैं कि कौन से मेटल कितनी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ही है, और कौन सा मेटल कितना अच्छी क्वालिटी में है, हमारे पास मौजूद है, उसकी स्ट्रेंथ का, ताकत का, मजबूती का हम उससे अंदाजा लगाते हैं। उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड। इसी तरह से न्यूक्लियर पावर के अंदर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसका न्यूक्लियर पावर के अंदर बहुत बड़ा रोल है क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर होते ही न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो तो उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका। तो न्यूक्लियर पावर है, उसमें हम न्यूक्लियस की मदद से ही क्या होता है कि नई नई चीजें इन्वेंट हो रही होती है, नई नई जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो हम इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का बहुत बड़ा रोल है। उसको न्यूक्लियर पावर्स को जनरेट करवाने में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड टू फाइंड ऑयल फील्ड, और इस तरह ऑयल फील्ड्स को फाइंड करने में भी इसका रोल है। तो ये सारी इसके जो है एप्लीकेशन थी जो कि उसने हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस की हुई है। आपकी बुक पर भी ये सारी, यहाँ पे उसने ये मेडिकल वाली डिस्कस की हुई है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो कार्बन डेटिंग वाली उसने ये सारी डिटेल में डिस्कस की हुई है। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ भी हटकर नहीं है, ये इजी वे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद उसने मेटल्स के बारे में थोड़ा सा बताया, न्यूक्लियर पावर के बारे में बताया, और लास्ट उसने फिर मेडिसिन के फील्ड में बता दिया। डायग्नोस करता है, उसको ट्रीट करता है, जैसे इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर्स वगैरह। तो ये सारा कुछ इसने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें क्वेश्चनिंग भी इस तरह से आ सकते हैं कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो आप ये सारी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसमें आप पॉइंट्स में आके इसको डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें से भी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि डिफाइन आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल। आइसोटोप की डेफिनेशन बताएं, इसकी एग्जांपल है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल साथ राइट कर सकते हैं, इसकी डायग्राम बना सकते हैं। अगर वो लॉन्ग में पूछ लेता है तो आइसोटोप्स के डिटेल टॉपिक पूछ लेता है तो आपने ऐसे इसकी डेफिनेशन लिखकर उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, डायग्राम बनानी है। और इसी तरह से वो यहाँ से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है और उसकी एग्जांपल दें कि आपने इसके साथ बताना है रेडियो एक्टिव डिके क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के साथ आपने इक्वेशन में लिखनी, उसकी एग्जांपल देनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, और साथ ही रिलेटिव एटॉमिक मास को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।